नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री ने जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो आपको बता दें। दिल्ली में यूके हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और आप देख रहे हैं सिख समुदाय के लोगों का यह प्रदर्शन है जो लंदन में तिरंगे के अपमान को लेकर सिख समुदाय के लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगे का अपमान किया था और इसी वजह से सिख समुदाय का ये गुस्सा आप देख रहे हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन के दफ्तर के बाहर, यूके हाई कमीशन के बाहर ये प्रदर्शन। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जब हाथों में तिरंगा लिए वह भारी तादाद में वहां पर पहुंच गए और सुरक्षा बल के लोग उन्हें पीछे करके नियंत्रित कर रहे हैं। लंदन में तिरंगे के अपमान पर यह सिख समुदाय का प्रदर्शन है जो आप दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने देखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए राहुल पर हमला किया। लंदन में उनके बयान को काला टीका बताया। पीएम मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में देश के विकास और दुनिया भर में हिंदुस्तान के बढ़ते कद की चर्चा की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा उठा लिया है। प्रधानमंत्री और ने जिस तरह से ये चर्चा की, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल और कांग्रेस पर क्या क्या निशाना साधा। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इसमें पहले पीएम मोदी ने कब कब राहुल गांधी पर बिना नाम लिए हमला किया और क्या क्या कहा है। आज हम हल्ला बोल में इसी पर सुधांशु त्रिवेदी और आलोक शर्मा के बीच टक्कर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। आज इतना शुभ हो रहा है, इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर बीजेपी का चौतरफा हमला जारी है। पीएम मोदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए तो बिना नाम लिए राहुल पर निशाना साधा। देश के विकास की चर्चा करते हुए पीएम ने राहुल के बयान को काला टीका बताया। जब देश आत्मविश्वास से भरा हो, संकल्प से भरा हो, इन सब के बीच निराशा की बातें, हताशा की बातें, भारत को नीचा दिखाने की बातें, भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती है। अब हम जानते हैं कि किसी कहीं पर भी शुभ होता है ना, तो काला टीका लगाने की परंपरा रहती है। तो आज इतना शुभ हो रहा है, इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को भी घेरा और बिना नाम लिए गांधी परिवार पर भी हमला किया। पहले क्या हेडलाइंस होती थी? इस सेक्टर में इतने लाख करोड़ रुपए का घोटाला, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता सड़कों पर उतरी। आज क्या हेडलाइन होती है? भ्रष्टाचार के मामलों में एक्शन के कारण भयभीत भ्रष्टाचारी लामबंद हुए, सड़कों पर उतरे। किसी भी देश की प्रगति में नीति निर्णयों में ठहराव, स्टैग्नेशन, स्टेटस को एक बहुत बड़ी बाधा होता है। हमारे देश में भी पुरानी सोच और अप्रोच के कारण, कुछ परिवारों की लिमिटेशंस के कारण एक लंबा ठहराव रहा। देश को आगे बढ़ना है तो उसमें हमेशा गतिशीलता होनी चाहिए। इस बीच पीएम मोदी के काला टीका वाला बयान पर आग बबूला कांग्रेस ने काला धब्बा वाला पोस्टर जारी किया और अडानी को लेकर सरकार को घेरा। हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनेस, सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हवाले की जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं। चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, सड़कें हो,
सारी की सारी चीजें अदानी जी को दी जा रही हैं। राहुल के लंदन वाले बयान को लेकर सियासी बवाल लगातार जारी है। बीजेपी माफी की मांग पर अड़ी है तो दूसरी ओर कांग्रेस अडानी पर जेपीसी की मांग कर रही है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप में देशद्रोह के पंक्ति में जाना जाएगा। ये देशद्रोही का काम हो सकता है, अपने देश के बारे में निंदा करना, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान के बारे में। आखिर क्या बात है? इसलिए उनको आकर के माफी मांगने में कौन सा शर्म की बात है? चाहे जितना भय, जितना आतंक, जितना आप पुलिस राज कायम कर लो, ये सिर्फ यही बयान कर रहा है कि ये तानाशाही का ट्रेलर है। तानाशाही की पूरी स्टोरी आना अभी बाकी है। हमारा संघर्ष जेपीसी के लिए जारी रहेगा। पूरे सियासी हंगामे के बीच कर्नाटक में राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य की बीजेपी की सरकार पर वार किया। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। बहरहाल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में राहुल गांधी और कांग्रेस पर पीएम मोदी का हमला इस बात की तस्दीक कर रहा है कि 2024 में मुकाबला कैसा होगा। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सांसद है राज्यसभा से। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी चर्चा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काला टीका बताया उन लोगों को जो शुभ कार्य में भी देश के बारे में उनका यह मानना था कि अपमान कर रहे हैं या देश के मान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सुधांशु जी, काले टीके की जरूरत रहती है तो फिर चलने दीजिए संसद। जो राहुल ने कहा है या किसी और ने कहा है, हालांकि नाम प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि पीएम का इशारा उसी तरफ था। सही है? देखिए, आप प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारत सरकार के प्रति जो भी काली जुबान चलानी हो चलाइए, हमें उस बात से कोई गुरेज नहीं है। लोकतंत्र है, आपको जो बोलने का अधिकार है। आप देखिए पिछले 8 वर्षों से क्या क्या नहीं बोला है। अब शब्दों की भरमार कर दी है। प्रधानमंत्री जी के लिए जातिवाचक शब्दों से लेके, मौत की कामना से लेके, मौत के प्रकार से लेके, बोटी बोटी तक सब देखा है, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी किसी ने भी किसी प्रधानमंत्री के लिए, मतलब इंदिरा जी के जमाने में भी हम लोगों ने कभी मौत की कामना नहीं की थी। मगर जब आप देश के लिए काली जुबान बोलना शुरू करते हैं, देश पे काला टीका लगाने की बात करते हैं, लोकतंत्र के ऊपर कालिक पोतने की बात करते हैं, तब हृदय में पीड़ा होती है और तब माफी मांगने की आवश्यकता महसूस होती है। अन्यथा मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं आलोक शर्मा जी से, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी गई थी 77 के बाद लंदन, बहुत भव्य स्वागत हुआ था, उनसे पूछा गया था भारत के बारे में और शाह कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी। उस जमाने में शायद उस समय तक वो जेल भी जा चुकी थी। उन्होंने कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया था। I don't want to talk anything negative about India here. मगर क्या हो गया 2 पीढ़ी के बाद इतने जलवाए जलाल से? अभी देखिए, सारे दर्शक देखेंगे कि आलोक शर्मा जी किस दृढ़ता के साथ, किस आक्रामकता के साथ और किस उग्रता के साथ अभी बोलेंगे टीवी चैनल के ऊपर। तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं और मौके पर ही भारतीय जनता पार्टी को नहीं, जरूरत पड़ने पर एंकर्स को भी हड़काने लगते हैं। मगर उसके बाद कहते हैं साहब लोकतंत्र खतरे में है, आवाज में बोलने नहीं दी जा रही है। इसीलिए यह परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। हमने सिर्फ यह कहा है कि आजादी के बाद आज तक एक नेता बताइए जिसने जाके दूसरे देश की धरती पे यह कहा हो कि मुझे आश्चर्य है कि वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आजकल आप लोग शब्दों को भी बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं ना। उन्होंने रिएक्शन शब्द बोला है और आलोक जी आपके सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, रिएक्शन का मतलब होता है एक्शन का रिएक्शन। यानी वो मान रहे हैं एक्शन भारत में हो रहा है, रिएक्शन अमेरिका और यूरोप से होना चाहिए। तो आज स्पष्ट कर दीजिए, अगर माफी से को आप अवॉइड करना चाहते हैं, कि रिएक्शन का मतलब क्या था। मतलब भारत का घेराव था कि भारत पे आर्थिक प्रतिबंध लगाना था, भारत की घेराबंदी करनी थी, या कुछ और था? कृपया स्पष्ट कर दें। आलोक जी, प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा कि देश में इतना शुभ कार्य हो रहा है, इतना शुभ कार्य हो रहा है कि कुछ लोग ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन वो उनको काले टीके की तरह मानते हैं। अच्छे काम। देखिए, शुभ कार्य से ही शुरू कर लेते हैं अंजना जी। देश में बहुत शुभ कार्य हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर और सांसदों तक की डिग्री का नहीं पता है, शुभ कार्य बहुत हो रहा है।
आईएसआई जांच करती है आकर, शुभ कार्य बहुत हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री दंगाइयों को काले कपड़ों से पहचान लेते हैं और कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं। कुछ दिन पहले काले कपड़ों पर भी टिप्पणी आई थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पहली चीज तो ये राहुल गांधी जी ने कोई भी बात ऐसी नहीं की जिसमें कहीं पर भी किसी भी तरह से देश का अपमान हो। देश का अगर अपमान किया है तो वो सबसे ज्यादा अगर विदेश की धरती पर जाकर किया है तो देश के प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। 2014 से पहले जो प्रचलिता था उसको शर्म आती थी भारतीय बताते हुए, लेकिन मोदी जी भूल जाते हैं कि लगभग 20 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो जाते हैं 2014 के बाद। वो काला टीका है या सफेद टीका है या हरा टीका है, हमें नहीं पता। मुझे लगता है कि जिस तरह से तमाम लोग भागे नहीं, उनको भगाया गया। वो मेहुल भाई हों, ललित मोदी हों, तमाम लोग हों, तमाम बड़े बड़े काले टीके। अब दिक्कत ये कहावत है अंजना जी कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। जिस एंकर की आवाज आ रही है। का जन्म ही अंग्रेजों की मुखबरी की हो, जिन्होंने 60 रुपए की उनको पेंशन, शायद एक माफीनामा सेकंड और टोक रही हूं आपको। बुलबुल सुधांशु जी और को शायद सुभाष चंद्र आलोक बोस जी के की आवाज खिलाफ। नहीं जा रही है, तो उसको ठीक कर दीजिएगा। सुधांशु जी, आलोक जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आलोक जी की आवाज मेरे ईयरपीस में नहीं आ रही, इसलिए मुझे टीवी ऑन करके सुनना पड़ा। ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ से, वो ठीक कर रहे हैं। बोलिए आलोक जी। अब मुझे लगता है कि बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भी अगर ये कहे कि साहब काले टीके ढूंढने पड़ेंगे या काले टीके लग गए हैं, तो चिक्की घोटाला, राफेल, नोटबंदी, पेगासस, 3 काले कानून, और अभी तो नया एक मुद्दा आया है। एक कोई किरण पटेल हैं, वो Z+ सिक्योरिटी लेके जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। बताया जाता है मोदी जी के और अमित शाह जी के काफी क्लोज हैं वो। तो काले धब्बे और काले टीके, अडानी जी का जो पोस्टर अभी आज तक पर चल रहा है, इसको पहुंचने की पूरी भरसक कोशिश हो रही कि किस तरह से इस पोस्टर पे जो पीछे अडानी लिखा है इसको पहुंचा जाए। देश में सत्ता पक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा है और धब्बे ढूंढ रहे हैं मोदी साहब। कितने धब्बे चाहिए? आईएसआई जांच करने आती है, आप उसको भी क्लीन चिट देते हैं, चीन को क्लीन चिट देते हैं, चाइना घुसकर बैठता है, हमारे तमाम इंडेक्स में हम नीचे चले जाते हैं। 6.5 करोड़ लोग भुखमरी में इंडेक्स में नीचे चले जाते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी आप देखिए कि किस तरह से मजदूरों के सुसाइड रेट बढ़ जाता है, एक से बढ़ के एक। ठीक है, महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके, और मोदी जी को, एक व्यक्ति को, एक बिजनेसमैन को बचाने के लिए एक कॉन्क्लेव में जाकर 9 वर्ष प्रधानमंत्री रहने के बाद भी आज भी कांग्रेस को ही कोसना पड़ता। ये बहुत बड़ा धब्बा है। और सबसे बड़ा धब्बा अंजना जी, वो टेलीप्रॉम्प्टर है जिसको पढ़ के मोदी जी बोलते हैं। वो बंद हो जाए ना तो सारे धब्बे बंद हो जाए। टेलीप्रॉम्प्टर पे लिख के लाइए और बोल के पढ़ दीजिए। आलोक जी, एक बात बताइए, ये जो राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके कहा, रिएक्शन की बात वो कर रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन कांग्रेस पार्टी चाहती है विदेश में? मैं एक स्पेसिफिक सवाल आपसे कर रही हूं, प्लीज उसका स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, क्योंकि उसी शब्द को लेके बीजेपी हो, तमाम अन्य लोग हैं लटके हुए हैं। आखिर क्या कहना चाह रहे थे जब वो कह रहे थे कि अमेरिका और यूरोप को रिएक्ट करना चाहिए? रिएक्ट मतलब क्या करे वो? क्योंकि रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। मतलब कांग्रेस पार्टी की क्या उम्मीदें हैं, कैसे रिएक्शन की? एक मिनट अंजना जी, मैं उत्तर देता हूँ। अंजना जी, टू द पॉइंट उत्तर दूंगा, कहीं भागूंगा नहीं। ठीक। उन्होंने स्पेशली कहा, दिस इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम, दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ आवर 140 करोड़ पीपल एंड द सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम इनसाइड। अब मुझे बताइए कि भाई किस तरह की मदद मांगी गई। अब हम मदद की बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, क्या हमने रशिया से मदद नहीं ली थी? हम तमाम तरह के अपने चीजों को अच्छा करने के लिए, तमाम बॉर्डर मैनेजमेंट की चीजों को, सर्विलेंस के लिए इजराइल से मदद नहीं मांगी? क्या एफडीआई के लिए तमाम देशों से मदद नहीं मांगी जाती? पहला चीज। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कैसा रिएक्शन चाहिए सर? एक मिनट, हमें कोई रिएक्शन, हमें देखिए, रिएक्शन की बात जहां तक है, रिएक्शन मैंने कहा सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमारी डेमोक्रेसी को आकर ठीक करें आप, ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा, न हम चाहते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरों के यहाँ अमेरिका बनवाएं, ये कौन सा तरीका? अब की बात सरकार, मतलब ये तो ठीक है
कि आप दूसरे देश में जाकर सरकार बनवाएंगे, वो तो बहुत अच्छा कदम है। और हम किसी भी तरह से लोकतंत्र की बात भी करें तो हम गलत हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं की बात अब आपने की, जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब ने कहा कि 150 करोड़ की फाइलें आई, आरएसएस की बैकिंग थी कि इनको क्लियर कर दीजिए, मैंने क्लियर नहीं किया। ये इससे बड़ा काला धब्बा हो सकता है? पीएम केयर्स फंड का पैसा डकार गए ये लोग, इससे बड़ा कोई काला धब्बा हो सकता है? कितनी सरकारें गिराई, कितने एमएलए खरीदे, बीजेपी वाले भी भूल गए होंगे। 40% कमीशन की सरकार चल रही है और सरेआम चल रही है। प्रधानमंत्री महोदय को तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और सब लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, इससे बड़ा धब्बा हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोलते हैं, इससे बड़ा धब्बा हो सकता है कोई? आप पूरे देश को गुमराह करते हैं, इससे बड़ा धब्बा हो सकता है? आपकी पूरी कैबिनेट 2 रुपये ट्रोल की तरह काम करती है। कैबिनेट के मंत्रियों को अपना पीएस रखने की इजाजत नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। सीबीआई कार्यालय एफआईआर ना कर दे, रात को 2 बजे आप जाकर सीबीआई के कार्यालय को घेर देते हैं, इससे बड़ा कोई धब्बा हो सकता है? इतने धब्बे हैं, गोली मारो जो व्यक्ति कहता है अपनी जनता को, सुधांशु जी जवाब दीजिए। उसको मंत्री बनाते हैं। हाँ सुधांशु जी, आपने उनकी अगर पूरी बात सुनी हो, उन्होंने बांग्लादेश बनने से लेकर रूस की मदद लेने से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की कि विदेश से अक्सर हम इस तरह की मदद लेते हैं। और दूसरा ट्रंप सर, अब की बार ट्रंप सरकार, उनका कहना था जब हम विदेशी सरकार बनने में हस्तक्षेप कर रहे थे तो वो क्या था? बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, मैं उसी पे जवाब दे देता हूं। आलोक जी के मुंह से निकल ही गया, अब तो जनाब बहुत सारे डिटेल्स अवेलेबल है। जो आप दावा करते हैं ना कि बांग्लादेश आपने बनाया, रूस ने मदद की, क्यों मदद की? मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 रिटन बाय वेसेली मित्रोकिन, पढ़ लीजिएगा। और यूरी बैजमनेव जो केजीबी का जासूस था, उससे पढ़ लीजिएगा। बदले में आपने रशिया को क्या क्या दिया? आपने प्रिवी पर्स खत्म किया, राइट टू प्रॉपर्टी में फंडामेंटल राइट्स खत्म किए, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन किया, और तो और सुनिए, आपने संविधान का प्रियम्बल, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था और कहा था इसे बदला नहीं जा सकता, उसमें सेकुलर ही नहीं सोशलिस्ट वर्ल्ड भी बदला, मतलब वल्दियत बदल करके मदद ली थी। और मदद में क्या क्या था वो छोड़ दीजिए, उस जमाने में तो शायद आपको लगता होगा वो जमाने थे जब बाहर से हस्तक्षेप होता था देश के अंदर, उसमें तो बहुत सारी फैक्चुअल बातें हैं कि क्या क्या कैसे कैसे था। और आपके ही तमाम नेताओं लिखी है, नटवर सिंह की किताब पढ़ लीजिएगा कि नेहरू जी भी किस तरह विदेशों को सारी ब्रीफिंग करते थे कि अंदर क्या क्या हो रहा है। 1 लाइफ इज नॉट इनफ में लिखा हुआ है उन्होंने। खैर, अब आपका आरोप है कि हम कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब कितना बड़ा परिवर्तन है कि आप ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता में आ गए। आपको तो अभिनंदन करना चाहिए मोदी जी का कि कितना दौर में चेंज आ गया इंदिरा जी के जमाने से यहां तक। कहां वो हमारे यहां हस्तक्षेप करते थे और अब ये बकौल आपके हमारा हस्तक्षेप वहां के ऊपर है। इतना बड़ा परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा। और मैं एक पॉजिटिव पॉइंट की बात कहता हूं, कल अंजना जी आपके यहां जो प्रधानमंत्री जी ने बोला परसों, उन्होंने क्या सेंटेंस बोला? उन्होंने कहा कि मालिकाना हक महिलाओं को नहीं मिलता था, खासकर निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की महिलाओं को जमीन जायदाद में हक नहीं मिलता था। 3 करोड़ जो प्रधानमंत्री आवास बने, उसमें 2.5 करोड़ में महिलाएं ज्वाइंट होल्डर हैं। इतना बड़ा परिवर्तन कभी देश में देखा था? मैं चुनौती से कहता हूं, इस देश में 2014 से पहले 2.5 करोड़ परिवारों की, गरीब परिवारों की, मैं मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, महिलाओं का जमीन में कोई ऑफिशियल उनका अधिकार नहीं होता था, वो हक उनको मिला। ये इस बदलाव का प्रतीक है। अभी आप देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को सबसे बड़ा ऑर्डर किया वर्ल्ड का, वो आपको नजर नहीं आया। अभी अंजना जी आपके कार्यक्रम में दिखाया जा रहा था, एप्पल ने अपना रीजन चेंज कर दिया है, अब चाइना की जगह इंडिया को रीजन बना लिया है। अब एप्पल का सेंटर इंडिया बनेगा। ये दिख थोड़ी रहा है, काला टीका लगाए ना आंख के ऊपर, तो उनको सिर्फ काला ही काला देखना है। इतना बड़ा बदलाव इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारत दुनिया में 6.1% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है और आईएमएफ की चीफ ने कहा है दुनिया की ग्रोथ रेट 2.9% है एवरेज।
यानी हम दुनिया की दुगनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड इस समय बहुत बुरी आर्थिक स्थिति में है, हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर ये पॉजिटिव पॉइंट कहां दिखेगा? प्रधानमंत्री जी ने 75 दिन के कितने सारे काम गिनाए थे, धारवाड़ में IIT से लेके और कितने प्रकार की चीजों तक, उसमें कहां पॉजिटिव दिखेगा? क्योंकि नजरिया ही, चलिए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी के प्रति जो रखना है, बीजेपी के प्रति, सरकार के प्रति रखिए। अरे भाई, लोकतंत्र को क्यों कहने लगते हो कि डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड? और उसके बाद जब यहां पे आते हैं, देखिए अंजना जी, उसके बाद इनकी प्रवक्ता ट्वीट करती हैं, शेर आया है, शेर दहाड़ रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी डेमोक्रेसी खतरे में है कि अपने को शेर भी कह रहे हैं, दहाड़ भी रहे हैं, और उनके प्रवक्ता लोग आकर चैनलों पे चिगाड़ भी रहे हैं और फिर कह रहे हैं जी डेमोक्रेसी खतरे में है जी, बोलने नहीं दिया जा रहा है जी। तो ये मुझे लगता है देश की जनता को साफ समझ में आ रहा है, एजेंडा और कुछ नहीं है, अपने अपने परिवार को बचाना है, अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाना है, इसके लिए कोई ना कोई बहाना अपनाना है। आज अडानी है, इससे पहले बीबीसी थी, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, उससे पहले पेगासस थी, उससे पहले किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग था, उससे पहले CA/NRC था। तो पिछले 3 वर्षों से देख रहे हैं कि बहाने ढूंढने हैं केवल अच्छे में काला टीका लगाने के। इसलिए आज बहाना यह है, वो जो कल किसी और का था आज किसी और का है, कल किसी और का होगा, बहाने बदलते रहेंगे, फितरत नहीं बदलेगी। ठीक है, आलोक जी इसका जवाब दीजिएगा। और पवन खेड़ा जी के मुद्दे पर, शेर ये जिंदा है वाली जो बात है, ये जयराम रमेश जी ने ट्वीट की थी, तो फिर कहीं पर मतलब ठीक है, कहीं पर सूट करे तो अच्छा है, कोर्ट्स ठीक चल रहे हैं, कहीं पर सूट ना करे तो लोकतंत्र खतरे में है, कहीं पर जीते तो लोकतंत्र ठीक है, EVM भी ठीक है, कहीं पर नहीं जीते तो सब खतरे में है। ये कैसे चलेगा? इस पर स्टैंड क्या है, ऑफिशियल स्टैंड क्या है? देखिए, देश के अंदर जब इलेक्शन कमीशन, यही लोकतंत्र तो आपको भी जिंदा रखता है, यही लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी से लेकर हर पार्टी को, देश को, सबको जिंदा रखता है। उसी को हम हर रोज बैठ के कह दें खतरे में कैसे होगा? ये लोकतंत्र कांग्रेस की सरकारों की ही देन है और उसको मजबूत करने में भी कांग्रेस की सरकारों का ही योगदान रहा है। आज लोकतंत्र अगर कमजोर हो रहा है तो हमें हक है, हमें अधिकार है कि हम उसके पर बात करें। अगर इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए और लाखों EVMs का पता ना बताए और कितने वोट पड़े उसका मिलान ना हो, तो सवाल उठाना लाजमी है और सवाल उठाए जाएंगे। मैं केवल शुरुआत करता हूं महिलाओं से लेकर। सबसे पहला 73वां 74वां संविधान संशोधन जो उनको 50% की भागीदारी इलेक्टेड बॉडीज में दी, वो राजीव गांधी जी ने दी और उसको अमली जामा पहचाया नरसिम्हा राव जी ने। उसके बाद 2009 में महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार, बेटियों को 2009 में सोनिया गांधी जी के चेयरपर्सन रहते हुए UPA की सरकार ने दिया। तीसरा, हमारा लोकसभा में बहुमत नहीं था, राज्यसभा में बहुमत था, महिला आरक्षण बिल हमने पास कराया, लेकिन वो आज तक लटका हुआ है। तो ये जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, बीजेपी सरकार है। ये बीजेपी सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर केवल घड़ियाली आंसू बहाती है। महिलाओं को लेकर उनके अधिकारों की बात तो करती है, लेकिन उनको अधिकार नहीं देती है, सारे रेपिस्टों की पैरवी करने के लिए खड़ी हो जाती है। अब आते हैं कि इन्होंने कहा साहब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं 20 लाख के करीब पासपोर्ट क्यों जब सरेंडर हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं पिछले क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट है वो 3.94% है, वो ऐसा क्यों है? और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, GST कलेक्शन बहुत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ग्रोथ बहुत हो रही है, फिर भाई क्या जरूरत थी 3 काले कानून लाने की, दूध, दही और आटे के ऊपर भी GST लगाने की? जब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो पिछले 2 साल के अंदर 9 ऑटोमोबाइल की कंपनियां हमारा देश छोड़कर क्यों चली गई? केवल कुछ असेंबली यूनिट ऑटोमोबाइल की या मोबाइल की आ गई नोएडा में, वही ग्रोथ है। कितने MSMEs बंद हो गए, उसकी भी कोई एक लिस्ट जारी कर दीजिए। सब कुछ अच्छा हो रहा है तो 35 रुपए में डॉलर क्यों नहीं मिल रहा? आप लोग तो वादा कर आए थे भाई, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये जो आर्मी के अंदर आप 4 साल का जो टेन्योर का आप लेकर आ रहे हैं वो क्यों है? सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दीजिए ना पूरे देश में। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो हमारे जवान शहीद हुए चाइना के अंदर, चाइना के बॉर्डर के ऊपर, वो कहां पर शहीद हुए हमें आज तक क्यों नहीं पता चल रहा है भाई? हम पूछना चाहते हैं, सब कुछ अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे 2.5 साल से? हम पूछ रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, कल हाईवेज का उद्घाटन हुआ,
एक दिन में वाटरवेज में कैसे कन्वर्ट हो गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी पुल का इनॉग्रेशन करते हैं, हाईवे का इनॉग्रेशन करते हैं, 4 दिन में बह जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो मुंद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, वो किसका है हमें क्यों नहीं पता चलता भाई। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही, संसद बंद क्यों है, संसद में बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है विपक्ष को। हम इसीलिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रिटायर होते हैं उनको गवर्नरशिप और राज्यसभा क्यों देनी पड़ रही है अगर सब कुछ ही अच्छा चल रहा है तो। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर क्यों सरकार चल रही है। नोटबंदी में कितना पैसा आया आज तक सरकार को क्यों नहीं पता है। कितना काला आया, कितना सफेद आया, कितना पीला आया, आज तक देश को क्यों नहीं पता है। ठीक है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो 40% की जो सुधांशु कमीशन जी। की सरकार कर्नाटक में चल रही है, वो सरकार क्यों चल रही है। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बीजेपी को एमएलए क्यों खरीदने पड़ रहे हैं। उत्तर दीजिए सुधांशु भाई। सुधांशु जी, नोटबंदी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, और यहाँ जब उन्होंने बात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर, तो ये बात है, ये सच बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इंटरवीन किया है। अब सवाल ये है कि कुछ भी विपक्ष पूछे वो देश के खिलाफ, नहीं, वो भी बता। ये थ्योरी तो नहीं चलेगी ना, कोई तो पूछेगा ना आपसे, कोई भी देखिए, सवालों के ऊपर तो नहीं हो सकता। अभी आप आलोक जी ने जो बोला, अगर इनका रिवाइंड करके देख लें किस तरह से कांग्रेस झूठ बोलने लगती है। अभी बोले कि गुजरात पे पोर्ट पे लाखों करोड़ रुपए की, लाखों करोड़ बोला है, जाके चेक कर लीजिएगा। पहले 20,000 करोड़ बोलते थे, अब जब आदेश में मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात पे स्टैंड लाखों करोड़ का तो टोटल बजट होता है, जिसमें आपने कह दिया लाखों करोड़ की। हाँ, बता रहे क्यों पकड़ी जा रही है, क्योंकि आज पकड़ी जा रही है। जब पंजाब से लेके मुंबई तक ड्रग्स में डूबा था तो जानते कितनी पकड़ी गई थी, केवल 600 करोड़ की, केवल 600 करोड़ की पकड़ी गई थी। आज 20,000 करोड़ की पकड़ी गई है, क्योंकि कार्रवाई हो रही। अभी बोले जीएसटी के ऊपर क्यों लगा दिया। फ्लोर ऑफ द हाउस पे वित्त मंत्री का बयान है कि जीएसटी काउंसिल में 3 कमेटियां थी, जिनमें सारे विपक्ष के लोग थे, सबने अपनी सहमति दी है। अंत में भारत सरकार वित्त मंत्रालय आया। चुनौती से कहता हूं, यहां पे भाषण दे रहे हैं सदन में, लाइए विशेषाधिकार का प्रस्ताव, लाइए प्रिविलेज मोशन। क्यों, पता है ना, तो जीएसटी काउंसिल का रिपोर्ट सामने रख दिया जाएगा। यही अंतर है कि अंदर तो लिख के देना है अपने अपने राज्य के लिए कुछ और उसके बाद आके बाहर आके भाषण देना है। और देखिए कतरी करने में क्या अंतर होता है। महंगाई की बात करते थे इतना, बाई चांस हिमाचल में सरकार मिली, 3 हफ्ते में 3 रुपए बढ़ा दिए डीजल पे। 3 हफ्ते, मतलब महीना नहीं गुजरने दिया। कहावत होती जुम्मे 4 दिन, 4 जुम्मे नहीं बीते, तीसरे जुम्मे में वो बढ़ा दिया इन्होंने, और उसके बाद आके भाषण देने लगते हैं कि ये नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूं क्या अच्छा हो रहा है और क्या नहीं अच्छा हो रहा है। आपको पता होना चाहिए आज देश में उस दौर में क्या था। काला टीका तो प्रधानमंत्री जी ने फिर भी बहुत लाइट बात कही है, आपके जमाने में तो काला धुआं था। देश के दर्जनों शहरों में धमाके होते थे, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, पार्क में धमाका, मॉल में धमाका। और सिर्फ इतना ही नहीं होता था, उसके बाद यह ऑफिशियल स्टैंड होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। उस काले धुएं में मरते हुए हजार सैकड़ों लोगों के बीच में से शांति के कबूतर उड़ते थे और जाकर हाथ मिलाए जाते थे। इसलिए आज वह परिवर्तन आया। आप कह रहे हैं कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है। एक जमाने में आपके में पत्थर फेंके जाते थे सेना के ऊपर, आज दोनों भाई बहन बर्फ के गोले खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस जमाने में कहा आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे, आज तिरंगे झंडे की लहर लगी हुई है। डल लेक के बाहर पूरी की पूरी लड़ी लगी हुई है। उसके बावजूद आपको लगता है कि कोई परिवर्तन नहीं आया। यही बहुत बड़ी समस्या है। और एक और बात इनसे कह दूं, इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट यदि कोई भी बात कहता है उस पर निश्चित विचार होगा, पर मैं याद दिलाना चाहता हूं लोगों को, शायद लोग भूल गए होंगे, एक जमाने में भारत का एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था। ये 3 कब हुए, जब टीएन शेषन, जब नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार थी, टीएन शेषन ने चुनाव सुधार करने शुरू किए। तत्क्षण कांग्रेस की सरकार ने न सिर्फ 3 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया और कहा कि अब जो भी निर्णय होगा चुनाव आयोग में बहुमत से होगा। कितना आपका कमिटमेंट था उस समय चुनावों को लेकर। और मैं एक और बात कह दूं अंजना जी, जब से चुनाव सुधार हुए हैं कांग्रेस को कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। ये इनके दिल में दर्द है। जब तक चुनाव सुधार नहीं थे, जब तक बूथ कैप्चरिंग होती थी,
टीएन शेषन के चुनाव का दौर एक वाटरशेड पीरियड है। उससे पहले कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती थी, उसके बाद आज तक कभी मेजॉरिटी नहीं मिली है, और नरसिम्हा राव के बाद के दौर में तो कभी 225 भी नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव सुधारों के बाद ही बनना शुरू हुई है, और क्लियर मेजॉरिटी भी हमारी उसके बाद ही आई है। बस ये अपने आप में लोगों को समझने के लिए पर्याप्त है कि कौन वास्तविकता में जनता के समर्थन से शासन कर रहा था और कौन जो था वो किस प्रकार के चुनाव के सिस्टम। ठीक है आलोक जी देखिए, हम आज के ऊपर बात आते हैं। हाँ, सिर्फ ठीक है, पूरी कर लीजिए, पूरी करिए जल्दी से सुधांशु जी। हाँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक बात इनको मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतनी बड़ी नाक किस बात की रखते हैं कि भारत के बारे में बोल दिया मगर साहब हम जवाब नहीं देंगे, हम माफी नहीं मांगेंगे। क्यों? इंडिया इज इंदिरा कहने वालों के नाती है इसलिए नहीं मानेंगे? क्योंकि आप तो हमेशा देश से ऊपर रखते थे अपने आप को, वही आपका अहंकार है, और हम सिर्फ विनम्रता से कह रहे हैं उस अहंकार को छोड़िए और राष्ट्र से माफी मांग लीजिए। क्या लोग जी, घमंड और अहंकार ही है। सवाल ये है, इसलिए पूछ रही हूं मैं, देखिए हर चीज पर होता है, देश में काम नहीं हो रहा है, फला पार्टी ने कि नहीं किया, ये किया वो किया, इंडियन डायस्पोरा के सामने बोलना, लेकिन लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का कमजोर होना एक ऐसा मुद्दा है जो इंटरनली बहुत इस पर चर्चा हो सकती है, देश के अंदर बोला जा सकता है, लेकिन विदेश की धरती में जाकर डेमोक्रेसी कमजोर हो रहा है हिंदुस्तान का, जिसको हम सबसे मजबूत मानते हैं और बताते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी मुद्दा इतना अहम है हमारे लिए, वहां पर डेमोक्रेसी को लेकर एक स्टेटमेंट देना वो इनसेंसिटिव है, उसकी जरूरत नहीं है। मैं उत्तर देता हूं। देखिए अंजना जी, दुखी इस बात का है कि डेमोक्रेसी जो हमारा सबसे बड़ा आभूषण है वो कमजोर हो रहा है। डेमोक्रेसी जिसके लिए हम छाती अपनी ठोकते हैं, देश में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, देखिए मुझे लगता है, मुझे बोलने दीजिए, डेमोक्रेसी के ऊपर प्रहार हो रहा है और बार बार हो रहा है, इसीलिए बोलना पड़ रहा है। और डेमोक्रेसी खतरे में है, ये बात कांग्रेस नहीं बोल रही है, पूरा विपक्ष बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाता है पूरा विपक्ष, केवल बीजेपी नहीं उठाती। सीबीआई के ऊपर पूरा विपक्ष सवाल उठाता, बीजेपी नहीं उठाती। इस बात से ही पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती। धुएं से शुरू करते हैं। धुआं आज विश्व के जो 10 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज हैं उसमें से 7 हिंदुस्तान के हैं, पहली चीज। और जिस धुआं की बात आप कर रहे हैं, आप शायद सब कुछ भूल गए। पुंछ, उरी, पुलवामा, जम्मू, पठानकोट सब भूल गए हैं आप। इस धुएं के ऊपर, इस लहू के ऊपर, इस शहादत के ऊपर राजनीति करना बंद कर दीजिए। संसद में जवाब दिया गया कि 3600 से ज्यादा दंगे हुए हैं, 3500 से ज्यादा पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन के अपने अटेम्प्ट किए हैं और वो बहुत जगह कामयाब हुए। 2015 में राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया संसद के पटल पर कि कोई हिंदुस्तान में ISIS नहीं है, लेकिन आज ISIS है। ये संसद में आप ही की सरकार ने जवाब दिया। ISIS की भी एंट्री आप ही लोगों ने की। अब आते हैं मुद्दे GST के ऊपर। आपने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, मैं भी चैलेंज करता हूं कि दूध और दही के ऊपर GST लगाया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव में किसी भी कांग्रेस के वित्त मंत्री के या विपक्षी के साइन है तो मैं कागज देखना चाहूंगा। जो प्रस्ताव पेश किया गया अंजना जी, वो ये था ओरिएंटेशन ऑफ GST ऑन फूड कमोडिटीज, और उसके अंदर ओरिएंटेशन के जो पहलू के अंदर उस शब्द के पीछे छुपकर आपने सब चीजों पर GST लगाया। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इतना आपने अच्छा काम किया, GST कलेक्शन लाखों करोड़ हो रहा है, जबकि वो वैल्यू एडेड की वजह से हो रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, इनपुट कॉस्ट की वजह से हो रहा है, तो भाई अब हटा दो दूध दही से GST। हम तो अब कह रहे हैं अब हटा दो। तीसरी चीज उन्होंने चुनाव सुधार की बात कही। एक चुनाव सुधार बताइए जो संसद में इन्होंने पिछले 9 वर्षों में पास किया। एक पुलिस रिफॉर्म्स बताइए जो इन्होंने पिछले 9 वर्षों में किया हो। एक नया ऑर्गेनाइजेशन बताइए जो 9 वर्षों में इन्होंने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया हो। एक जांच बताइए जो करप्शन के ऊपर चार्जेस लगे, जो मोदी सरकार ने शुरू किए हो और वो समाप्त हो गए हो और उसके अंदर 4 लोग कन्विक्ट हो गए हो। लाखों करोड़ का मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा गया। हम तो ये पूछ रहे हैं वो ड्रग्स है किसका, किसका मुख्य धंधा है वो? कहीं काले बादलों में, काले धब्बों में कुछ बहुत बड़ा खेल तो नहीं? सुधांशु जी, ठीक है, ये पूछ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि अडानी की जांच कराई। काला टीका से होता हुआ काला बादल, काला धुएं तक मामला पहुंच गया है। भाग रहे हैं। जवाब दीजिए। एक इलेक्शन रिफॉर्म्स बताइए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो काले जो झंडे पर संसद में बात कर पास रहे हैं। हुआ। आलोक शर्मा जी, इलेक्टोरल रिफॉर्म, आलोक शर्मा जी, विनम्रता से कहता हूं
कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत छोड़ देनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने बतौर गृह मंत्री 2015 में यह कहा था कि भारत में इतनी बड़ी तादाद मुस्लिमों की है, पर अन्य देशों की तुलना में आईएसआईएस या कट्टरपंथी संस्थानों में बहुत कम उपस्थिति है हमारी, बहुत कम लोग हैं, ये बोला था। और जीएसटी काउंसिल में आपने सारे निर्णय सर्वसम्मति से किए, सर्वसम्मति से किए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मंत्रियों के साइन है या नहीं, उस पर बोलिए हाँ या ना। और यदि देखिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए, मैं आप शांति से सुन रहा था, शांति सुन रहा था, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। अगर आपके मंत्रियों ने जीएसटी में, जीएसटी काउंसिल में ये जीएसटी लगाने पे साइन किए हैं नहीं, हाँ या ना बोलिए। और अगर साइन किए हैं तो नोट ऑफ डिसेंट दिया है, नोट ऑफ डिसेंट दिखा दीजिए। कौन रोक रहा भाई? आप कह रहे संसद नहीं चल रही, दिखाइए टीवी पे आके कि मेरे वित्त मंत्रियों ने यह प्रतिरोध दिया था। कुछ नहीं दिया, सब साइन किया, क्योंकि अब तक अपने राज्य में सब चाहिए और आकर यहां पर बोलने लगते हैं। इसीलिए आपके सामने इस प्रकार की चुनौतियां खड़ी होती हैं मान्यवर। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, आपने कहा, यही तो मैंने कहा, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गए, आप कह रहे सब भूल जाए। फिर मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर बोलता हूं, आपके जमाने में कहां धुआं नहीं था? दिल्ली में धमाका, चंडीगढ़, जयपुर, नागपुर, वाराणसी, फैजाबाद, गुवाहाटी, पटना, गया, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, नासिक, मुंबई, कहां धमाके नहीं हुए थे भाई? आज दिखता है कहीं? गृह मंत्री जी ने बोला इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कि जो वामपंथी उग्रवाद था वो कितना कंट्रोल हो गया, अब केवल छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में बचा हुआ है, वरना आपके जमाने में 100 से अधिक जिलों में था। उस जमाने में वामपंथी नक्सली कहते थे हम 2035 तक दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। उस जमाने की बात कर रहा हूं। और आज कितना अंतर हो गया। प्रधानमंत्री की दंतेवाड़ा में सभा हो गई, वो भी 5-6 साल पहले, पिछली सरकार में ही। दंतेवाड़ा जहां सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावी माना जाता था, वो तभी संभव हो पाया जबकि सरकार इस पर नियंत्रण पाने में सफल हुई। परंतु आपके सामने पुनः मैं कहूंगा कि आपके सामने सिर्फ यही समस्या है कि किसी भी चीज का अच्छा पक्ष नहीं देखना है, केवल और केवल बुराई, और वो भी गलत और झूठ प्रचार करना है। केवल झूठ और झूठ प्रचार करना है। अन्यथा मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जीएसटी काउंसिल का अपना नोट ऑफ डिसेंट दिखा दीजिएगा। और इतना मैं कह सकता हूं, हमारे आने के बाद इस देश में आईएसआईएस के झंडे नहीं फहराए गए, पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया गया। 2019 5 अगस्त के बाद, 2019 से पहले वो होता था। और आपका तो बहुत बढ़िया है, लोकतंत्र देश में जानते कहां खतरे में है अंजना जी? ये कश्मीर में खतरे में है, मगर पंजाब में खतरे में नहीं है, हरियाणा में खतरे में है, हिमाचल में खतरे में नहीं है, उत्तराखंड में खतरे में है, दिल्ली में खतरे में नहीं है, उत्तर प्रदेश में खतरे में है, राजस्थान में खतरे में नहीं है, मध्य प्रदेश में खतरे में है, झारखंड में खतरे में नहीं है, गुजरात और महाराष्ट्र में खतरे में है, बिहार में खतरे में नहीं है। फिर आपको पता है बंगाल में खतरे में नहीं है, उड़ीसा में खतरे में नहीं है, आंध्र और तेलंगाना में खतरे में, फिर कर्नाटक में खतरे में आ जाता है, फिर तमिलनाडु में खतरे में है। इतना भोला मत समझिए देश की जनता को कि आप इस ढंग के नैरेटिव बिल्डअप करने का प्रयास करेंगे कि जहां जहां आप जीत गए लोकतंत्र की विजय थी, और जिन जिन राज्यों में आप हार गए वहां लोकतंत्र खतरे में था। ठीक है, इसका आलोक जी आप जवाब दीजिए। और साथ ही देखिए, काला टीका कितना भी कोई लगाए, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाता है, और जो सकारात्मक तरीके से नई नीतियों के साथ या फिर आह्वान के साथ आता है, वही पूर्ण अंग होता है, मामला होता है, काम होता है। काला टीका जो है सर अंश ही बन के रह जाएगा। कांग्रेस पार्टी को क्या अंश से समूचा बनना है, उसके लिए क्या नीति है, इसमें कहीं आप लोग बैकफुट पर हैं? देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को इतना अच्छा हो रहा है, फिर भी काला टीका ही नजर आता है। देश के प्रधानमंत्री को एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में आकर कांग्रेस की बुराई ही करनी पड़ती है, अपनी सरकार की बड़ाई नहीं करनी पड़ती है। यही हम कह रहे हैं कि मोदी साहब अपना नजरिया बदलिए। ये देश केवल बीजेपी का या इस सरकार का नहीं, ये देश सरकार के विपक्ष का भी है। ये संसद केवल सरकार की नहीं, ये संसद विपक्ष की भी है, उसको भी पूरे अधिकार हैं। आप माइक कब तक बंद करवाएंगे? अब वापस आते हैं। मैंने सुधांशु भाई से पूछा था कि एक इलेक्टोरल रिफॉर्म बताइए जो संसद से पास कराया हो 9 वर्षों में। भाई ने नहीं बताया। अरे हाँ, क्या अटल जी के समय में, एक मिनट भाई, एक मिनट, जो अटल जी के समय में धमाके, मौका दीजिएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अंत में आप जवाब दे दीजिएगा इसका। रुक जाइए, उनको पूरा कर लेने दीजिए। आप मौका दे तो अभी बीच में बोल दूं। अरे भाई, मैं मेरी भी सुन लीजिए ना। आलोक जी, वोटर कार्ड हो, चाहे ईवीएम हो, चाहे नोटा हो, जितने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो पार्लियामेंट से पास करवा के कांग्रेस लेकर आई, और आप ऑर्डिनेंसेस के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आए कि अपनी जेब
व्यापारियों के माध्यम से, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भरी जाए। और यही कारण है कि देश की तमाम पार्टियों को जो चंदा मिलता है उसका 90% से ज्यादा चंदा के लिए एक पार्टी को मिलता है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब आप पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र, अरे भाई कैसे कोई मान लेगा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र है? धारा 370 में आपने 2 बदलाव किए उसी की पावर्स को यूज करके, और उसके बाद वहां की असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। ये लोकतंत्र था। जो चीज असेंबली से पास होनी थी वो संसद से आपने पास कराई, ये लोकतंत्र था। आप कश्मीर में पिछले 2.5-3 वर्षों से चुनाव नहीं कर पा रहे। आप उनके साथ सत्ता चलाते थे जो कहते थे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, उनके साथ आप सरकारें चलाते थे कि नहीं? क्या आपने रिजाइन किया था? नहीं किया आपने रिजाइन। आपने जब सैकड़ों करोड़ के जम्मू कश्मीर में घोटाले के आरोप लगे, आपने उस गवर्नर को हटाया या कोई जांच बैठाई? आज जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, पंजाब जिस तरह के हालात हैं, आज इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं, बहुत बड़े सवाल। आज दिल्ली के, आज तक पे अभी दिखाया गया कि दिल्ली तक जिस तरह के विरोध प्रदर्शन और तमाम समर्थन प्रदर्शन और चीजें पहुंच चुकी हैं, आप देखिएगा कि जिस तरह के पंजाब के हालात हैं उसको काबू कीजिए, केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी। ठीक है, एक पॉलिटिक प्रश्न है आपसे आलोक जी, क्योंकि अब टाइम की कमी है और मुझे सुधांशु जी से कंक्लूडिंग रिमार्क लेना है। जब राहुल गांधी ने सरकार द्वारा पास किए गए ऑर्डिनेंस को फाड़ा था तो वो क्या लोकतंत्र को मजबूत बनाता था? दूसरा प्रश्न, जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो पिंजरे में बंद तोता है, तो अब क्या पता चलता था? तब लोकतंत्र खतरे में था, नहीं था? दोनों पर आपका जवाब। मैं दोनों चीजों का उत्तर देता हूं। सीबीआई से शुरू करता हूं। उस सीबीआई ने, उस सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को जेल में डाला, जल्दी उसने जेल में डाला। उस सीबीआई ने, लोकतंत्र जिंदा था। एक टिप्पणी के बेस पर पूरी सीबीआई को कटघरे में खड़ा करना गलत। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई ने के कहा डायरेक्टर्स तक को जेल में डाला गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और ऑर्डिनेंस जिनको सीबीआई ने जेल में डाला। उन सीबीआई के जेल में डाले हुए लोगों को, मंत्रियों को इन्होंने क्लीन चिट दी। पहली चीज। दूसरी चीज, ऑर्डिनेंस फाड़ने की बात अंजना जी आपने कही। ऑर्डिनेंस फाड़ने का तरीका मैं भी सहमत नहीं हो सकता हूं, आप भी सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनेंस फाड़ा गया उससे लोकतंत्र मजबूत हुआ, उसी से तमाम भ्रष्टाचारी लोग जेल में गए, उसको बदला गया। तरीके के ऊपर मैं भी एकदम संक्षिप्त में जवाब, सर, टाइम की कमी है, लेकिन लोकतंत्र मजबूत हुआ। धन्यवाद राहुल। बीजेपी या मौजूदा सरकार का, इन्होंने अभी पूछा था आलोक जी ने कि हमने देश की निंदा नहीं है। क्या किए? 1 मिनट, 3 ही वाक्य में उत्तर दे देता हूं अंजना जी, 3 वाक्य में उत्तर दे देता हूं। इन्होंने पूछा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या किया? हमने सबसे बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म किया, इलेक्शन बॉन्ड ही नहीं लाए। अब कैश के द्वारा पार्टियां सिर्फ 2000 रुपया ले सकती हैं। भी पास किया हो तो बताइए। इसका दर्द हो आपको, क्योंकि अब कैश लेना मुश्किल हो गया, अब चेक से लेना पड़ता है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जाके कैम्ब्रिज में भाषण दे के आए, यह अनुसंधान का विषय होना चाहिए कि भारत में किसी विश्वविद्यालय ने नहीं बुलाया, जब उनकी सरकार थी तब भी किसी ने नहीं बुलाया, और इसी से मैं कैम्ब्रिज उनको बुला रही है। कौन सा ज्ञान लेने के लिए बुला रही है ऑक्सफोर्ड या विदेशी यूनिवर्सिटियां? ये अपने आप में अनुसंधान का विषय होना चाहिए। और अंत में आपके लिए आलोक जी एक लाइन कहूंगा कि आपकी आंखों पर ऐसा काला मोदिया बिंदु चढ़ा हुआ है कि वो कबीर की पंक्ति याद रखिएगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोई। ये कांग्रेस को समझना चाहिए। ये घमासान अभी और भी तेज होगा 24 के पहले। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।